से गाना है। वंदे मातरम, हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हाँ, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, हाँ, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ में बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह आज एक बार फिर से, क्या हुआ पाजी, ऐसा तो कम होता कि जब आप हमारा साथ छोड़ दें या आप गुम हो जाएं। कोई बात नहीं, आपकी नजर तो हर तरफ है और वो बनी रहनी चाहिए। हम तो बस बोलने वाले हैं, बोल देंगे, लेकिन आपकी नजर बराबर रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी कभी होता है कि पाजी हमको ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं उनके ठीक पीछे ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वो सारे लोग जो आज भी मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। वो तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बहुत तेजी से आती जा रही है, आती जा रही है, बनती जा रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम सारे बिंदुओं पे, तमाम सारी बातों पे सोचे। कल यानी आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह मैंने खबर सोची थी कि इस पर बात करेंगे, दोपहर होते होते वो बदल गई। दोपहर में जो सोचा था वो शाम होते होते बदल गया। बहरहाल अब तो किसी ने मुझसे पूछा कि आज किस पर बात करेंगे, मैंने कहा मैं नहीं जानता, ऊपर वाला ही जानता, और ऊपर वाला कौन होता है, वो जनता होती है, तो वही तय करेगी कि आज बातचीत का सिलसिला कहां से शुरू करें। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ एक बार आपका जरूर करा देता हूं। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनीत त्यागी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विवेक भाई। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा था ना कि खबर बहुत जल्दी से, तेजी से बढ़ती है, बनती है, और यही खबरों की दुनिया होती है। हालांकि जो कि आम आदमी से जुड़ी भी होती है, बाज दफा परसेप्शन भी बनाती है, बाज दफा चुनाव से जुड़ी होती है। और ऐसा ही एक नाम है सर्वेश जी का, सर्वेश मिश्रा, वो आम आदमी पार्टी से हैं। कुछ देर पहले खबर डेवलप हुई, उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में हूं, आता हूं, क्योंकि 16 तारीख को ऐसे सूत्र और खबर कह रहे हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को सीबीआई ने, बहुत तेज है तुम्हारे पास तो तुरंत खबर आती है, हमारे पास देर में आती है, तुम्हारे पास खबर जल्दी आती है, बहुत अच्छी बात है। तो तलब कर लिया है सीबीआई ने। उधर विपक्षी एकता की बात हो रही थी खड़गे साहब से, शरद पवार ने कहा तमाम विपक्षी एकता एक होनी चाहिए, ममता बनर्जी से बात की जानी चाहिए। नीतीश बाबू परसों आए थे और उन्होंने तमाम लोगों से बात करी। ये तमाम सारी कवायद चल रही है, इस बीच में ये डेवलप हुआ। मैंने कल जहां पे बात छोड़ी थी, या कल बात शुरू की थी जहां से, वो था एनकाउंटर पर। मैंने अपना पक्ष और तमाम सारी लोगों ने अपनी बात रखी थी। मैं एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, और जो बात हो रही है 2024 के लिए विपक्षी एकता की, उसमें कैसे हो,
किस तरह से बने, इस पर बातचीत करेंगे बहुत जल्दी से। वेरी क्विक मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैंने आज एक चीज और देखी। वैसे तो मैं शो रोज करने आता हूं और रोज कुछ ना कुछ मुझे रोज मिलता है, लेकिन मैं आज एक देख रहा था, दो लोग खड़े हुए थे, उम्मीद करता हूं कि पति पत्नी ही होंगे, और वो खड़े हुए थे और बहुत खुश थे इस बात से कि वो टेलीविजन पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कम होता है कि ऐसा मौका मुझे दिख जाए, और मैं उनकी आंखों को मैंने पकड़ लिया और बड़े सामान्य से, वो समझ गए कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, सामान्य से लोग देख के इतना खुश थे, मुझे लगा कि मैं 26 साल से टीवी में काम कर रहा हूं, खुशी तो मुझे आज ही मिली है आप दोनों को देख के। सच में वो तो चेहरा खिल जाता है ना जब कि वो देखो मैं टीवी पे दिख गया। यकीन मानो टीवी पे वो दिखते हैं जिनको नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पा रहे हैं जिनको दिखना चाहिए, और मेरा ये कोशिश होती है कि वो तमाम सारे लोग दिखें जिनको दिखना चाहिए। कहां से आए? मैं मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर से। तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं सर, मेरा एमसीए चल रहा है। एमसीए चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और जल्दी से नौकरी मिले और घर में खुशियां आए बहुत सारी। साहब आप कहां से आए? शकरपुर से, यहीं दिल्ली से। जी बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं साहब? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ नहीं कर रहे, बीमार हैं। जल्दी से स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जल्दी से जल्दी आपका स्वस्थ हो। पैरालाइज हो रखा है लेफ्ट से। मैंने प्रभु से कहा कि जल्दी से हो, जल्दी से ठीक हो। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, इनके लिए थोड़ा सा बहुत फैन है आपका, तो हम रोज ही देखते हैं, और इस जिस प्रकार से आपका एक तरह से कहा जाए फ्री माइंड जो भी एक तरह से आप पूछते हैं और सवाल जो हम लोगों के सामने आते हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं कि हमें जो देश में चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार के आपके सवाल होते हैं वो क्लियर कर देते हैं। मुझे बताएं बहन क्या लगता है? मुझे एक चीज लगती, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, और तुम लोग दोनों लोग जाना नहीं, वरना आज प्रोग्राम बंद कर दूंगा मैं फट से। अगर तुम दोनों गए तो प्रोग्राम बंद, फट से जाना नहीं। मुझे क्या लगता है बहन, मैं बताऊं आपसे, मुझे लगता है कि जो 2, 50, 15, 10 आदमी यहां इकट्ठा हैं या जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके चेहरे पे किसी तरह से एक मुस्कान आ जाए तो जीवन बढ़ जाएगा। बस इतना सोच के मैं प्रोग्राम करता हूं। मैं बाकी सब, यकीन मानिए, मैं हिंदू हूं और आजकल तो सारा फैशन है कि सनातनी हिंदू कहना पड़ता है, तो मैंने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, पंचदेवोपासक हूं, हर हर महादेव हूं, महादेव भी हूं, क्योंकि जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म है तो सभी एक है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि बस किसी तरह किसी के कष्ट को कुछ क्षण भी वो भुला पाए, दूर करने की तो हैसियत ही नहीं मेरी, वो अगर भुला पाए, उसकी आंख में एक तिनका भी रोशनी या चमक दिख पाए, तो यकीन मानना मैंने प्रोग्राम कर लिया। आप अंदर आइए, आप बीमार हैं, आपका लेफ्ट वाला गार्ड साहब प्लीज हेल्प करिए। गार्ड साहब हेल्प नहीं कर रहे हो आजकल, हैं? तमाशा तुम भी खो जाते हो, हैं? बैठा लो, उठिए सर, थोड़ा सा लेफ्ट लीजिए, थोड़ा सा उधर हो जाइए, पैर उधर कर लीजिए। हाँ जी, हाँ कहां से आना हुआ? ओलंबी कला मेट्रो बिहार। ओलंबी कला मेट्रो बिहार से। तो कैसे आना हुआ इधर? हम पेन बेचने आए थे यहाँ। पेन बेचने आए थे? तो पेन बिके कि नहीं बिके? बिक गए। कब बिक गए? तो पानी वानी पिया कि नहीं पिया? गार्ड साहब ने पानी दिया था? अच्छा, अब ऐसा करो, ब्रेक में जब हम चाय पियेंगे तब तुम भी चाय पीना, ठीक? अरे कह रहा मेरा तो टाइम हो गया, मुझे जाना है। तो भैया तुम जाओ, तुमने हमको समय दिया, अब मैं तुम मतलब तुम्हारा अनुग्रह और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। अरे महेश को कौन रोक पाया है? जहां उनकी इच्छा होती है वो वहीं जाते हैं, तो तुम्हारी इच्छा जहां हो महेश, तुम वहां पे रुको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये परिवार कहां से आया है भाई, मैं जानूं आप कहां से आए हैं? गाजियाबाद इंदिरापुरम। गाजियाबाद इंदिरापुरम से। आपका नाम? शिल्पी। और आपका? ऋषभ श्रीवास्तव। तो साहब कुछ कहना है आपको? नहीं, बस देश के बारे में यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा चला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सारे लोग इकट्ठा होके मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? मोदी जी के खिलाफ लड़ने के बजाय वो बताएं कि देश के लिए उनका विजन क्या है आगे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तब ज्यादा अच्छा रहेगा। विपक्ष अपना विजन बता, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। क्या करते हैं साहब? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ आईटी कंपनी में। हाँ, पता चल गया था, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आईटी कॉलेज में, आईटी इंडस्ट्री में। इन्होंने कहा कि पहले विपक्षी एकता अपना विजन बताए,
मोदी जी के खिलाफ क्या है, मोदी जी के बाक्स शब्द है कि सामने क्या है, उनका विजन तो वो बताएं और विपक्षी अपना बताए तो बात बनेगी। मैं बगैर वक्त गवाए सीधे इधर आता हूं। सबसे पहले प्रेम कुमार जी एंड देन वेल लेफ्ट जी। देखिए, इस देश में जब जब चुनाव हुआ है, आप याद करेंगे कि जब मोदी जी भी आए थे तो वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे। कोई उस समय उनका ऐसा कोई फ्यूचर प्लान लेकर नहीं आए थे। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 का चुनाव लड़ाया गया है। बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार मिटाओ, कभी इससे पहले इंदिरा गांधी हटाओ, इस तरह के नारों के साथ हुआ। तो विपक्ष से बहुत अपेक्षाएं लाद दी गई हैं कि विपक्ष विजन भी लेकर आए। इंदिरा हटाओ तो वो लोग कह रहे थे जो आजकल मोदी हटाओ के साथ आ गए। बिल्कुल। तो ये जो गजब है, ये राजनीति गजब है। आप कहते थे पहले इंदिरा हटाओ, तो वो जो इंदिरा हटाओ में जो अब आप साथ आए हैं वो सब विपक्ष के उधर चले गए। मैं आपको देता हूं, आप तो पत्रकार हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष पर बहुत उम्मीदें लाद दी गई। अभी देखिए ना, जो असली मुद्दे हैं, जो पिछले 2 साल में 2019 से 21 के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट थी 40 करोड़ से ज्यादा, 71 लाख की कमी आई है। यानी जिनके पास रोजगार था वो हट गया। बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूं। अब अभी नरेंद्र मोदी जी 71,000 को नौकरी दे रहे हैं। कौन सी नौकरी? जो पहले कब हमारे घर में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता था रेलवे का, हमें पता भी नहीं चलता था, आज मोदी जी उसको बांट रहे हैं टीवी पर। तो 71,000 आप दे रहे हैं और 71 लाख जो है 2 साल में नौकरी चली गई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इनके घर में पहले अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाते थे, यानी कहने का मतलब यह है, इशारा कुल मिला के अगर शब्दों का चयन सही ना हो तो ठीक कर दीजिएगा, आप इतना प्रचार क्यों करते हैं? धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आदरणीय भारत रत्न अच्छा, ये आपका भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं सुन रहा था आदरणीय प्रेम कुमार जी को, ये कह रहे थे रोजगार कम हो गया। इनको याद नहीं है कि जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले 2 प्रमुख कार्य किए थे, और वो प्रमुख कार्य थे, पहला उन्होंने सेल्फ अटेस्टेशन शुरू करा दिया। एक मिनट गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब, अरे छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, गार्ड साहब छोड़ दो, हाँ छोड़ दो जी। हाँ, पहला उन्होंने करा था सेल्फ अटेस्टेशन, ताकि किसी भी ग्रेजुएट अधिकारी के पास में वो आगे पीछे ना घूमे। और दूसरी चीज, ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट। पहले क्या होता था ग्रुप डी के अंदर, भैया मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा भाई, और जो ले आया नोट उसकी कर दी नियुक्ति। लेकिन अब जो अधिकारी है उसको देंगे। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर मेरे गरीब भाई बहनों को 36% से ज्यादा रोजगार के साधन सृजन कराए गए हैं। कोई ये योजनाओं को गिनाने से नहीं होगा। यहाँ सब खड़े हो, स्कूल की फीसें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं कि नहीं? प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज फीस बढ़ा रहे हैं, अस्पताल महंगा होता जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों का अस्पताल वालों के साथ गठबंधन है, इसको कौन तोड़ेगा? ये हिंदू मुसलमानों नारे लगाने से देश नहीं चलेगा, देश नहीं चलता इससे। कौन चाहता है यहाँ पे फीसें बढ़े? बताइए मुझको। रोका आपने मेडिकल, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में करोड़ रुपए का खर्चा है, दे सकते हो? किसने सस्ता किया? कहाँ है मेडिकल एजुकेशन? आगे। कांग्रेस के राज में भैया जी तीनों का स्कूल हुआ करता था, और बारिश आती थी तो दरी भीग जाती थी, तो टीचर कहता था आज छुट्टी हो गई, आज बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है। अरे पैसा ही लग रहा है, मगर बच्चे पटे बोलना तो सीख गए। इनके राज में तो लिखा तक नहीं जाता था। ये बातें करें, आज कितनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है हिंदुस्तान के अंदर। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। ये रुको, अरे रुको भाई देखो ऐसे, अरे भैया आ रहे हैं तो अरे पीले बुरा आ रहा हूँ। मैं हकीकत में मन्ना करने का स्कूल में पढ़ता था तो पानी भी पीने को नहीं होता था, और शौचालय का बुरा हाल होता था, कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता था। आज इतने बढ़िया स्कूल बने हुए पूरे हिंदुस्तान के, दिल्ली का तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के। बहुत चुपचाप निर्विकार भाव से खड़े हैं, क्या बात है? कहाँ से आना हुआ? नांगुलई से। नागलोई से। हाँ बोलो। इन्होंने जो कहा
ओके मोदी जी के राज में सब ठीक हो गया, लेकिन मोदी जी से जो अभी वो जो स्कूल नहीं बन पाई है। आपने क्या बोला अभी? आपने क्या बोला? नहीं मोदी जी ओ भाई आपने क्या बोला? आपने बोला कि कांग्रेस के टाइम में टीना से पानी छूता था। ओ अरे अभी बीजेपी ने आपको घर बनवा दिया? आपका घर आगे बेटा, वेट। देखिए मेरे भाई श्रीवास्तव जी की सरकार पश्चिम बंगाल में 30 साल तक रही थी। तब क्या स्थिति थी पश्चिम बंगाल की? पश्चिम बंगाल में इनके राज में खत्म हो गया। डॉक्टर बनाने में कितना पैसा? देख लीजिए कैलकुलेट तक क्या हाल है। 1 करोड़ रुपया लगता है एक डॉक्टर बनाने में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश की नई स्थिति आ गई है। ये बात जस्ट मिनट, वेट। आ रहा बाबू, आ रहा हूं। बिल्कुल उठाओ। दिल्ली मेट्रो रेल में प्राइवेट कंपनियों द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में प्रार्थना। जी बिल्कुल। हाँ केजरीवाल मालूम है मुझे। 16 तारीख को केजरीवाल का। हाँ जी। प्रतीक जी, आज अंबेडकर जी को नमन भी कर लेते हैं और साथ में देश में जहां जहां आज पर्यावरण और फसल को जो मनाया जा रहा है, उस उत्साह और उस उत्सव को भी मैं अपनी तरफ से तो बधाई दे देता हूं सभी को। प्रतीक जी, बात छोटी सी है क्योंकि बार बार ये आराम से बहुत आराम से जी। बार बार प्रतीक जी ये होता है कि हम लोग शब्दों के चयन में कहते हैं कि मोदी विरोध में विपक्ष एक हो रहा है। मोदी इंडिविजुअल जो हैं, मोदी जी जो हैं, उनसे विपक्ष के किसी आदमी की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी जी की जो नीतियां हैं, इस देश को जिस दिशा में ले जाने के लिए 138 साल का जो कांग्रेस का आंदोलन और उसके बाद जो 75 साल की जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस देश को जहां हम लेकर आए, उस नीति से जो भटकाव हुआ उसके ऊपर विरोध है। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मिसाल के तौर पर, क्योंकि आप कहते हैं कि संविधान जो है खत्म हो गया, आपने कहा। जी देखिए, मैं पहले रोजगार की बात से ही समझा। मैं संविधान से जानना, मेरे लिए संविधान ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं उसमें आप कर, मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू। इसी पे एक लाइन, संविधान की बात करते हैं, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बोली की बात करे, पुलिस एनकाउंटर ना करवाए। अंबेडकर का संविधान फॉलो कर रहे हो? देखिए कितना दर्द हो रहा है अपराधियों के एनकाउंटर पे। जिन्होंने फसलें लगाई हो अपराधियों की, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आज उन फसलों में मट्ठा दे रहे हैं। यदि योगी जी तो इनको दर्द हो रहा है। सुनिए, राजधर्म निभाना होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकाउंटर ही इल्लीगल है। धर्म होगा। हाँ जी जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बहुत ईमानदारी के साथ। अपने देश की पहचान कानून से होती है, संविधान से होती है। वकील यहां पे बैठे हैं, कोर्ट से हैं, संविधान की व्याख्या समय समय पर करते हैं, कोर्ट बताते हैं। कानून है इस देश में और कानून से ही देश चलता है, उसकी पहचान होती है। लेकिन मैं एक बात और कहना, मैं आ रहा नहीं, कानून से एनकाउंटर नहीं, मैं आ रहा हूं। मुझे कहने दो, मैं तुम्हारा शो है, तुम ही बोलोगे, तुम जिधर ले जाना चाहो उधर ले जाओ, लेकिन मुझे एक मौका दो। लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है। आम आदमी पार्टी का स्वागत है, 16 तारीख है ना भैया? मैं आया, 16 तारीख है, मैं आ गया। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि 100 से ज्यादा केसेस हैं उस शख्स के ऊपर जिसको लेकर बातचीत है, जिसमें रंगदारी से लेकर हत्या के प्रयास, लूट सब शामिल है। 100 से ज्यादा, और किसी भी केस में अब तक सजा तो छोड़ो, रिमांड में नहीं थे। तो ये एक अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज संविधान निर्माता का दिन है, बिल्कुल दिन है, हमको याद करना चाहिए बार बार। और मैं एक ही बात कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही
चीफ जस्टिस ने, मौजूदा चीफ जस्टिस ने नहीं, इससे पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस ने एक बात और कही थी कि जिसके पास संसाधन है, जिसके पास पैसा है, न्याय उसके लिए बहुत सुलभ है। 100 से ज्यादा क्राइम थे उस शख्स के ऊपर, एक बार भी सजा किसी में नहीं हुई, एक बार भी, जिसमें हत्या की लूट, रंगदारी सब शामिल है। तो मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग सर, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, नो आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई हर्ड यू। पर हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कानून, लेट द कोर्ट डिसाइड, let the court decide, and if you open a fire on police, and if you open a fire on police, the police will do the things. They will, अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैं तो वही कहूंगा फिर, हाँ? वो फर्जी भी हो सकता है, वो तो इंक्वायरी का विषय है, वो तो इंक्वायरी होगी। हाउ यू कैन से फर्जी, वो तो इंक्वायरी है। वो एक क्रिमिनल था, मैं ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने कह रहा हूँ, वो आदमी गलत था। मैंने उत्तर प्रदेश फोन किया, लोगों से बात करी, महिलाओं से बात करी, लोगों ने बोला वो एक गलत आदमी था। लेकिन इस देश के अंदर अगर पुलिस ये डिसाइड करेगी कि ये गलत या ये सही, ये गलत या ये सही, तो इस देश का क्या होगा? आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। फोन करना पड़ा पता करने के लिए, वो बाहर से हैं, विदेश से हैं, उनको फोन करना पड़ा पता करने के लिए यूपी में। वो बाहर से आए, उनको फोन करना पड़ा विदेश। एक चीज और मैं कहता हूं, ये सेंटीमेंट कैसे बन गया? जनता के बीच में ये विचार इतनी तेजी से फैला, और इतनी, देखिए ये लोग नहीं, ये इतना मत कैसे हो गया लोगों का कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है, एनकाउंटर्स कोई न्याय नहीं होता, लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये जनता के मन में क्यों, इसलिए हुजूर 100 से ज्यादा क्राइम करें, आपके पास रसूख है, आपके पास सब कुछ है, तो आप बच जाएंगे, और जो गरीब है उसके लिए कोई जमानत तक नहीं है। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय? मैं आया जी, देखिए अगर आई एम सॉरी, प्रतीक जी, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि संविधान क्यों खतरे में है। इस बात का जो जवाब है, आज सोनिया जी ने जो लिखा उसमें साफ साफ दिया था। जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर 3 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता। स्वतंत्रता कैसी? जब एक सिद्दीक कपन लिखने से पहले सिर्फ सोचता है और उसको उठाकर सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है, तो संविधान पर प्रेशर है कि नहीं? समानता, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बाबा साहब ने भी कहा था ना कि जैसे आई एग्री, तो संविधान पे उसी तरीके से प्रेशर है। और भाईचारा, आज त्योहारों के अंदर हम लोग एक दूसरे से प्यार की बात ना करके त्योहारों को मजहबी रंग दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं। इस तरीके से संविधान पर प्रेशर है, और इसी को हम लोगों को ठीक करना है और वापस लाना है। ठीक है, आपके हिसाब से यह व्याख्या थी कांग्रेस की, ना तो बीजेपी? देखिए, मेरे भाई की थोड़ी जनरल नॉलेज कम है। बाबा साहब की कांग्रेस बात करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। जब बाबा साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, वो स्पीच सबको पढ़नी चाहिए पार्लियामेंट की। उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना एक ह्यूमिलिएशन था, प्रताड़ना जैसा था एक्सपीरियंस। उनके ये संसद में कहा था उन्होंने, संसद में कहा था, रिकॉर्ड में है, संसद के रिकॉर्ड में है। मैं तो कह ही रहा हूं, मेरे भाई ने ऊपर। ये तो बात है कि इस्तीफा था उन्होंने दिया था जी। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। लेट हिम कंप्लीट। आज तमाम सारे आर्टिकल हैं, सावरकर से अंबेडकर जी के विचारों की बात है, गांधी जी से अंबेडकर जी के विचारों की बात है, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में और उसके बाद का विचार है, अंबेडकर का हिंदू धर्म छोड़ना, बौद्ध धर्म अपनाना, इस पर विचार है, तमाम तरह की बातें हैं। लेट हिम कंप्लीट। फिर कांग्रेस ने उनको चुनाव हराने का काम किया। एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई 1964 में, उनको भारत रत्न मिला 1955 में, खुद ही को दिया। फिर इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया, राजीव गांधी जी ने उनके मरने के बाद उसी वर्ष उनको भारत रत्न मिला। लेकिन बाबा साहब को 34 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार आके उनको भारत रत्न देगी। कांग्रेस हमेशा उनको दलित नेता कहकर उनके कद को छोटा करने का काम करती रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बाबा साहब जी का नाम तक लेने का इनको होना चाहिए। प्रतीक जी, 1927 में मनुस्मृति को फाड़कर और जलाने वाले बाबा साहब ने
कांग्रेस के डिसिप्लिन और नेहरू की महानता पर संविधान सभा में कहा कि मेरे मतभेद होते हुए भी नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन था, जिसकी वजह से आज इस संविधान को आपके सामने मैं रख पा रहा हूं। डिबेट, डिसेंट, लेकिन देश को आगे ले जाने की जो हर महान नेता की एक दूसरे के प्रति जो इज्जत थी और जो आदर था, उसको हमें सम्मान करना चाहिए। और इनके जो गुरु हैं, जिनकी बंच ऑफ थॉट्स पे ये लोग चलते हैं, उसी का विरोध करते करते अंबेडकर मनुस्मृति को जला गए। तो सावरकर के बारे में अंबेडकर का सावरकर के बारे में कहना, दोनों को पढ़ेंगे उसके बाद बोलेंगे। जी 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 प्रतीक जी, यहाँ पर कई बातें उठी, बात उठी संविधान की, बात उठी एनकाउंटर की, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। क्या संविधान तब खतरे में नहीं था जब आपने इमरजेंसी लगाकर संविधान का सत्यानाश करने का प्रयास किया? क्या संविधान तब खतरे में, तब जुडिशरी क्या खतरे में नहीं थी जब आपने इंदिरा गांधी के खिलाफ ऑर्डर आने पर आपने जज को सजा दे दी? क्या जब ये बात करते हैं कि महंगाई, चार आने में बस का टिकट बेच कर 34 साल तक पश्चिम बंगाल का जो इन्हें हालत किया, अगर पूरे हिंदुस्तान में कितने जगह की सरकार है, ये जब अपना विचार रखते हैं, आपके विचार को जनता ही तय करेगी। आप कुछ भी कह लीजिए टीवी चैनल पे, जनता ही डिसाइड करती है। आपको निकाल कर बाहर फेंक चुकी है जनता। आपको समझना ये पड़ेगा कि आपके अपने विचार को बदलना पड़ेगा। अब चीन में भी बहुत कम्युनिस्ट पार्टी देता हूं, जितने भी साथियों ने इस सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लिया है, उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे ये त्योहार सिर्फ संस्कृति का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये सबको जोड़ने, मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। रंगाली बिहू, बोहाग बिहू की यही शाश्वत भावना है। ये असम वासियों के लिए दिल और आत्मा का त्योहार है। ये हर प्रकार की खाई को पाटता है, हर भेद को मिटाता है। ये मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का उत्तम प्रतीक है। इसलिए बिहू को सिर्फ शाब्दिक अर्थ से कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि इसे समझने के लिए भावनाओं की, एहसास की आवश्यकता होती है। यही भाव बहनों बेटियों के बालों में सजे कोपो फूल से होता है, मोगा सिल्क, मेखला सदर और रोंगा रिहा से मिलता है। यही एहसास आज घर घर में बनने वाले विशेष व्यंजन एहो एक बिड़खाक, का कहना है कि अजमेर में कुछ दिन रहने के बाद असद और गुलाम झांसी आ गए थे, जहां दोनों को अतीक के करीबी ने छिपने की जगह दी थी। लेकिन उमेश पाल की हत्या के 48 दिनों के बाद असद और गुलाम पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। झांसी में यूपीएसटीएफ की इस कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी, और जैसे ही उसे बेटे असद के मारे जाने की खबर मिली, वो रोने लगा। गला सूखा तो उसने पानी मांगा और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। अतीक के बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। 24 फरवरी को हुई उस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें असद गोली चलाता दिखा था। इस केस में यूपी पुलिस 4 एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। आरोप था कि अरबाज उस कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर पहुंचे थे। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसने उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया था। मतलब हत्याकांड में शामिल 4 शूटर मारे जा चुके हैं, जबकि 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश जारी है।
इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे एनकाउंटर कर राज्य की बीजेपी की सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, ताकि लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल न पूछें। असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने असद एनकाउंटर और हाल में हुए दूसरे एनकाउंटरों की जांच की मांग की। अखिलेश यादव के बाद AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे, बताओ बीजेपी वालों? जिसके बाद यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा। वहीं असद के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी STF और DGP की तारीफ की। यही नहीं, एक ट्वीट कर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में कानून का राज है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद उमेश पाल की पत्नी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उमेश पाल के परिवार को जैसे ही असद के एनकाउंटर की खबर मिली, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमेश पाल की मां और पत्नी शामिल हुई। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने तो हाथ जोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जया पाल ने योगी आदित्यनाथ की तुलना अपने पिता से की और उम्मीद जताई कि उन्हें आगे भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। परिवार की मांग है कि हत्याकांड के बाकी आरोपियों को कड़ी सजा मिले, जिनमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है। इस बीच यूपी पुलिस ने दावा किया कि अतीक अहमद और अशरफ को छुड़ाने के लिए असद ने झांसी में पुलिस काफिले पर हमले की तैयारी की थी, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं और एक दिन पहले दोनों प्रयागराज लाए गए थे। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से तो अशरफ को यूपी की बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच झांसी के रास्ते प्रयागराज पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान खुफिया जानकारी मिली कि झांसी में काफिले पर हमला कर अतीक और अशरफ को छुड़ाया जा सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि असद और गुलाम ने मिलकर हमले की साजिश रची थी। रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। इसके बाद झांसी और उसके आसपास के इलाके में स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसे बाद में झांसी के पारीछा बांध के पास असद और गुलाम के छिपे होने का पता चला, जिसके बाद एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया गया। उधर गैंगस्टर अतीक अहमद को जब यूपी के प्रयागराज में CGM कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था, तभी किसी ने उस पर जूता फेंक दिया। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और इसी मामले में उसे अदालत में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही सुनवाई के बाद अतीक अहमद को CGM कोर्ट से बाहर लाया गया, उसी दौरान भीड़ में किसी ने उस पर जूते से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वहां मौजूद लोग काफी देर तक उसके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे उमेश पाल हत्या केस में सुनवाई के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपने बड़े बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद अतीक ने अपने दूसरे बेटे अली से मिलने की इच्छा जताई। वहीं यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे और वो पंजाब के रास्ते वहां से हथियार मंगवाता था। पुलिस के मुताबिक खुद अतीक अहमद ने पूछताछ में इस बात को माना और पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में दर्ज किया, जिसके मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार मंगवाता था। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में माना कि उसके संबंध पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से थे। इतना ही नहीं, पुलिस का आरोप है कि वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी सीधे जुड़ा था और वो भारत में अपराधों को अंजाम देने के लिए हथियार मंगाता था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंचाए जाते थे, जिन्हें बाद में अतीक अहमद के गुर्गे पैसे देकर खरीद लेते थे। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में उसके भाई अशरफ से भी पूछताछ की गई और उससे इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से उन्होंने जो हथियार मंगाए थे वो वारदात के बाद कहां छिपाए गए, क्योंकि अतीक अहमद ने पूछताछ में ये बताया कि पाकिस्तान के हथियारों को वारदात के बाद गायब कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने जब इस बारे में अशरफ से सवाल पूछे तो उसने हथियारों की जानकारी होने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ में इसका ठीकरा उल्टे अतीक अहमद पर ही फोड़ दिया। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अशरफ ने बताया कि जिन जगहों पर हथियार रखे जाते थे उनके बारे में सिर्फ अतीक को ही पता होता था। साथ ही ऐसी जगहों की रखवाली करने वाले आदमी की जानकारी भी अतीक को ही होती थी। इधर ईडी ने विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप में बीबीसी पर केस दर्ज कर लिया। बीबीसी पर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई,
जिससे बीबीसी की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी ने फेमा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ईडी इस मामले में एडमिन और एडिटोरियल विभाग के लोगों से पूछताछ करेगा। इस साल फरवरी में लेन देन में गड़बड़ी के आरोप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी दफ्तरों में सर्वे किया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और अमेरिका के एक बार फिर भिड़ते दिख रहे हैं। खबर है कि इस बार भी दोनों काला सागर में आमने सामने आए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका का P-8 पोसाइडन विमान उड़ता दिख रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस के फाइटर जेट ने उसे वहां से खदेड़ दिया। इसी काला सागर के ऊपर पिछले महीने भी अमेरिका और रूस की जंग होते होते बची थी। तब भी रूस के एक लड़ाकू विमान ने अमेरिका के एक ड्रोन को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वो समंदर में क्रैश हो गया था। और दावा है कि उसी काला सागर के ऊपर आसमान में एक महीने के अंदर रूस और अमेरिका ने दोबारा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। कहा जा रहा है कि रूस ने अपने पड़ोस से अमेरिका को भगा डाला। और ऐसा करके पुतिन ने काला सागर में सिर्फ और सिर्फ उनके राज का दावा ठोक दिया। रूस का समर्थन करने वाले एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में आसमान में अमेरिका का P-8 पोसाइडन उड़ता नजर आया। साथ किए गए ट्वीट में लिखा गया कि वीडियो काला सागर का है, जहां अमेरिका का विमान रूस के रडार पर आ गया। काला सागर के ऊपर अमेरिका के एयरक्राफ्ट को उड़ता देखकर रूस का फाइटर जेट उसके पीछे उड़ पड़ा और उसने अमेरिका के जहाज को इलाके से तुरंत निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। यानी अगर यह दावा सही है तो इस बार भी अमेरिका का वही हश्र हुआ जो मार्च में हुआ था। पिछले महीने भी रूस के फाइटर जेट ने काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था, जिसका अमेरिका ने वीडियो भी जारी किया था। वीडियो के साथ अमेरिका ने दावा किया था कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में उड़ रहा था, लेकिन रूस के सुखोई Su-27 जेट ने पहले उस पर ईंधन की बौछार की और फिर उसे टक्कर ही मार दी। कहा गया था कि टक्कर की वजह से अमेरिका का ड्रोन काला सागर में क्रैश हो गया था। अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का टारगेट है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम की घेरेबंदी की सारी तैयारी हो चुकी है और पुलिस बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच सकती है, जिसके लिए एसटीएफ अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों को गुड्डू मुस्लिम के अजमेर में होने की खबर मिली। पता चला कि गुड्डू मुस्लिम अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा था। इसी खबर के बाद एसटीएफ ने दरगाह के आसपास उसकी तलाश शुरू कर दी। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ सकता है, लेकिन अजमेर वो अकेली जगह नहीं है जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर हो। दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम के लिए यूपी एसटीएफ ने 2 शहरों में घेरेबंदी की है। पहला है राजस्थान का अजमेर, जहां उसे देखे जाने की खबर है। दूसरा शहर है यूपी का मेरठ। यूं तो दोनों शहरों में 500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर गुड्डू मुस्लिम अजमेर में न हुआ तो उसका ठिकाना जरूर मेरठ में हो सकता है, क्योंकि मेरठ में एक ऐसी जगह है जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम पहले भी छिप चुका है। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक का घर है, जहां से गुड्डू मुस्लिम को पहले भी मदद मिल चुकी है और यहां तक कि पुलिस को उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी। गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक इस जांच के अहम पड़ाव रहे। सीसीटीवी फुटेज में केवल गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक ही दिखे थे। दोनों इत्मीनान से गले मिलते दिखे थे। ये वीडियो तब का है जब पूरे उत्तर प्रदेश में गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश हो रही थी और पूरे देश के मीडिया में इन दोनों की तस्वीरें वायरल थी। लेकिन खबर है कि डॉक्टर अखलाक ने न सिर्फ छिपने में गुड्डू की मदद की, बल्कि उसे 50,000 रुपए भी दिए थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उस वक्त तक गुड्डू मुस्लिम और असद के एक साथ मेरठ में ही छिपे होने की खबर थी। लेकिन ना तो उस वक्त पुलिस को असद मिला और ना ही गुड्डू मुस्लिम। खबर यह भी है कि मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पर हुए पड़ाव के बाद ही गुड्डू मुस्लिम और असद की राहें अलग हो गई थी। यानी उस वक्त तक दोनों एक साथ ही छुप रहे थे, लेकिन मेरठ से निकलने के बाद गुड्डू अजमेर पहुंच गया और असद आगरा पहुंच गया। और उससे भी दिलचस्प यह है कि गुड्डू मुस्लिम किसी प्लानिंग के तहत असद से अलग नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसने असद का साथ छोड़ा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने असद के साथ रहने का आदेश दिया था। इसकी वजह यह कि ऐसा बताया जाता है कि असद को शराब की लत थी और असद का परिवार यह चाहता था कि असद के साथ कोई उसकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हो। लेकिन मेरठ में हुई कुछ घटनाओं के बाद गुड्डू मुस्लिम का दिमाग घूम गया। उसे ये समझ में आ गया कि असद के चक्कर में वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो असद को छोड़कर चला गया और अतीक के परिवार ने गुलाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंची दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच। पूछताछ के लिए सीबीआई ने भेजा समन्स। रविवार 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। असम में बिहू महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। एक साथ हजारों लोगों ने किया नृत्य। असम को एम्स समेत दी 14,000 करोड़ की ज्यादा की सौगात। वो गुड्डू मुस्लिम ही था। उसे बम बनाने का, चलती बाइक पर बम बांधने का और सटीक जगहों पर बम फेंकने का माहिर माना जाता है। इसलिए लोग उसे बमबाज गुड्डू भी कहते हैं। जुर्म की दुनिया में वो करीब 2 दशक से है। अतीक अहमद से पहले वो श्री प्रकाश शुक्ल जैसे खूंखार बाहुबलियों के साथ भी काम कर चुका है, बल्कि उसे श्री प्रकाश शुक्ल का ही शागिर्द बताया जाता है। गुड्डू मुस्लिम करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से यूपी में अलग अलग गिरोहों से जुड़ा रहा है और अब यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स उसके काफी करीब होने की खबर है।
जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया गया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही दोनों फरार थे, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम ने जमीन आसमान एक कर दिया था। पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लगातार पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस के मुताबिक उसको उत्तर प्रदेश के झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के पास उनके छिपे होने की जानकारी मिली। बड़ा गांव झांसी और कानपुर हाईवे पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। झांसी में असद और गुलाम को ट्रैक डाउन किया गया और एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पास से पिस्तौल और विदेशी हथियार भी मिले हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों पिछले कई दिनों से झांसी में छिपे थे। इसका पता तब चला जब कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने झांसी से अतीक के 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और सूत्रों का दावा है कि असद के उन मददगारों ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि असद और गुलाम को अतीक के एक पुराने करीबी ने झांसी में पनाह दी थी। ये बात भी सामने आई कि अतीक के गुजरात से प्रयागराज लाए जाने के दौरान झांसी में उसके कई करीबी पुलिस काफिले के पीछे चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम वहां से फरार हो गए थे। दोनों पहले प्रयागराज से कानपुर गए, जहां वो 2 दिनों तक छिपे रहे। पुलिस का खतरा बढ़ने पर असद और गुलाम वहां से बस पकड़कर 27 फरवरी को दिल्ली आ गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के संगम विहार में खालिद नाम के बदमाश के घर में दोनों 14 मार्च तक रुके रहे, जहां खालिद ने असद और गुलाम के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे। सूत्रों का कहना है कि वहां असद के लिए रोजाना पार्टी की जाती थी। हालांकि 14 मार्च को असद और गुलाम पुलिस से बचने के लिए वहां से भाग गए थे और दोनों दिल्ली से भागकर राजस्थान के अजमेर पहुंचे। इसी बीच 29 मार्च को यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम की तलाश में दिल्ली के संगम विहार में मौजूद खालिद के घर पर छापा मारा। वहां असद और गुलाम तो नहीं मिले, लेकिन अतीक का करीबी खालिद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को असद और गुलाम के छिपने की पूरी कहानी उगल दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अजमेर में कुछ दिन रहने के बाद असद और गुलाम झांसी आ गए थे, जहां दोनों को अतीक के करीबी ने छिपने की जगह दी थी। लेकिन उमेश पाल की हत्या के 48 दिनों के बाद असद और गुलाम पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। झांसी में यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी और जैसे ही उसे बेटे असद के मारे जाने की खबर मिली, वो रोने लगा। गला सूखा तो उसने पानी मांगा और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। अतीक के बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। 24 फरवरी को हुई उस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें असद गोली चलाता दिखा था। इस केस में यूपी पुलिस 4 एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। आरोप था कि अरबाज उस कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर पहुंचे थे। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसने उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया था। मतलब हत्याकांड में शामिल 4 शूटर मारे जा चुके हैं, जबकि 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे एनकाउंटर कर राज्य की बीजेपी की सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, ताकि लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल न पूछें। असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने असद एनकाउंटर और हाल में हुए दूसरे एनकाउंटरों की जांच की मांग की। अखिलेश यादव के बाद एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे, बताओ बीजेपी वालों? जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा। वहीं असद के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ और डीजीपी की तारीफ की। यही नहीं, एक ट्वीट कर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में कानून का राज है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद उमेश पाल की पत्नी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उमेश पाल के परिवार को जैसे ही असद के एनकाउंटर की खबर मिली, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमेश पाल की मां और पत्नी शामिल हुई। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने तो हाथ जोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जया पाल ने योगी आदित्यनाथ की तुलना अपने पिता से की और उम्मीद जताई कि उन्हें आगे भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई, आगे भी रास्ता इसी तरह। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है, दिलों की दूरी मिट रही है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इसी माहौल को
और बढ़ाना है, दूर तक लेके जाना है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से ही मिलकर के आगे बढ़ना है। इसी कामना के साथ आज इस पवित्र त्योहार पर देशवासियों को, असम वासियों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो और अब पूरा देश, आपने जो कई दिनों से मेहनत की है, हजारों लोगों का एक साथ बिहू नृत्य का ये अवसर असम को दुनिया की नजरों में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से ब्रेक के बाद लौटने में तमाम सारे लोगों से तमाम सारी बातें होती हैं मेरी ब्रेक में। ऐसा नहीं होता कि शो खत्म हो गया या शो में ब्रेक आ गया तो बातचीत खत्म हो गई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। शख्स हैं, युवा हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया वो सवाल नहीं पूछती जो उसे पूछना चाहिए। आज शो शायद मैंने यहीं से शुरू किया था, वो थोड़ा देर से आए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। खड़े रहिए बाबूजी, मेरा मूड बिल्कुल वो है, इसमें बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि वो सवाल वो नहीं पूछती जो उसे पूछना चाहिए। सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, ऑफ कोर्स पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगी तो स्वच्छंदता कम होगी, जो उन्हें लगती है कि स्वच्छंदता ज्यादा स्वतंत्रता है या स्वच्छंदता है। सब प्लीज जरूर पूछना चाहिए मीडिया को, ऑफ कोर्स मीडिया पूछना चाहिए मीडिया को। और मीडिया अगर नहीं पूछेगी, उसका सवाल अगर मीडिया नहीं पूछेगी तो फिर कौन पूछेगा? उसका काम है पूछना। फिर दूसरा सवाल मैंने पूछा कि जैसे मिसाल के तौर पर, बोले मिसाल के तौर पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले एक आर्मी सेंटर पर हमला हुआ, 4 जवान शहीद हुए, कहां गए वो लोग? क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग? सवाल रख देता हूं सर, ईमानदार आदमी हूं, कहां गए वो लोग? किधर चले गए? जरूर पूछा जाना चाहिए सवाल। मैंने आज पेपर में उसको टटोला सवाल को, वो सवाल मिला मुझे कि तमाम तरह से तहकीकात की जा रही है और ये बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक नहीं वो दिखाई पड़े या मिले। आर्मी इंटेलिजेंस और तमाम तरह से लोग उसके पीछे लगे हुए। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल जब तक जनता नहीं पूछेगी या ये पत्रकार नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? यही सवाल था उनका। दूसरा सवाल कोई इधर से था, हां वो सज्जन चले गए, कि आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में कोई एक्सपर्ट इस पैनल में क्यों नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आज तमाम सारे आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने कहा कि सावरकर से अंबेडकर, अंबेडकर से गांधी, तमाम मुद्दे पे बात कर रहा था, तो सबसे एक पॉइंट जो मुझ पे आकर रुका, जिसपे था कि सावरकर से और जब अंबेडकर जी की बात हो रही थी तो उसमें कहां एक पॉइंट आया? पॉइंट ये आया कि ठीक है, समाज को जोड़ना है। अगर हिंदू समाज को आप जोड़ना चाहते हैं तो जातियों को जोड़ना जरूरी है, यहां तक तो सहमत ही। लेकिन यहां पे रुक गई आके कि जो चतुष्वर्णीय आपकी सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, अंबेडकर वहां उसके खिलाफ खड़े हैं और सावरकर उसके बिल्कुल अलग खड़े हैं। तो मैं अगर अंबेडकर से, गांधी से, सावरकर से नहीं मतलब है तो चले जाओ। मैं सवाल ले रहा हूं, जो सवाल मुझसे पूछे गए ऑफ कोर्स होना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा, और ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आपसे यह भी पूछूंगा क्योंकि जो सवाल आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है,
उनके लिए नहीं होगा, लेकिन तमाम जनता के लिए है कि अपना वजन कैसे कम करें। सारे एक एंकर की जिम्मेदारी ये होती है कि अपना वजन कैसे कम करें। इस सवाल को भी रखना है, अंबेडकर से सावरकर और गांधी के क्या रिलेशन थे, कैबिनेट अंबेडकर ने क्यों छोड़ी, इस मुद्दे को भी जनता के बीच में लाना है। और बात करो 16 तारीख की भी बात करनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आ गए हैं। 16 तारीख को सीबीआई ने बुलाया है। ये मासस के बीच में प्रोग्राम करने का लुत्फ भी है, संकट भी है और गहरा भी। लेकिन सवाल मैंने कौन सा चुना वो अब मैं आपके सामने रखता हूं। भैया कहां से आए? देवली विधानसभा से। क्या नाम? मनोज दुबे। क्या काम करते हो? ऑटो ड्राइवर हूं। अंदर आओ। सवाल ये चुना था मैंने, अंदर आओ। अंदर आ जाओ। लोगों ने सोचा होगा कि प्रतीक जी ने इसलिए चुना कि अंगोछा तो इनका, जोर से बोलो नहीं भगा दूंगा सबको, भगवा है, इसलिए चुना है। सवाल क्या है? सर जी, मेरे देवली विधानसभा वार्ड 161 में 8 साल से रोड नहीं बना हुआ है, और जो कि उस रोड पे 3 बल्कि 4 स्कूल पढ़ते हैं, और अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो कंधे पे ले जा भी नहीं सकते हैं। कौन सा गांव? देवली विधानसभा। जोर से बोलो। देवली विधानसभा। जोर से बोलो। देवली विधानसभा। जोर से बोलो। देवली विधानसभा। क्या काम करते हो? ऑटो ड्राइवर हूं। सवाल ये मैंने चुना था। मुझे लगता है कि इसको रखिए, मैं इसके अभी योग्य नहीं हूं, रखिए इसको। मैंने इसलिए चुना इस सवाल को कि लोगों ने कहा कि इसमें दलित एक्सपर्ट क्यों नहीं बैठा है। मैंने इसलिए चुना कि अगर इसके सवाल को मैं उठा लूंगा तो मैं तमाम सारे लोगों के बीच में न्याय कर पाऊंगा। ये भी सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटापा कैसे कम करें, ये भी है। कैसे कम करें मैडम, मोटे लोग कैसे दुबले हों? बुलाइएगा तो मैं आपको, जब हम आपको बुलाएंगे तभी मैं सबको बता पाऊंगी जी। जब आप हमको बुलाएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए क्योंकि सबको एक्सपर्ट पैनल में बैठना है। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हर आदमी को बोलना है। मैं आपसे न्याय नहीं कर पाया, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछ पाया था, मैं जरूर पूछना चाहता हूं। बोलिए क्या कष्ट है? कष्ट तो सर मेरा ही हस्बैंड का है, इनको पूरा पैरालिसिस हो रखा है, तो चलने में और कोई काम धंधा नहीं है इस टाइम पर। कोई काम धंधा नहीं? हाँ, और परिवार से परेशान। हो गया सवाल, पुड़िया में बांध के अपने घर में ले जाना और सब्जी पे डाल के नमक खा के खा जाना। हो गया सवाल, चुप। मत रो भाई, मत रो। ये है सर रेंज। अब बताइए आप कहां से आए? कुशीनगर से, यूपी से। क्या सवाल है? मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि आज जो है असद के ऊपर जो ये लोग कह रहे हैं कि संविधान पे अटैक हुआ है, हाँ, इस पे नहीं बात करी तो मतलब समझिए मेरा एंकर होना ही बेकार है। अगर अतीक पे बात नहीं करी तो हम तो टीवी के एंकर ही नहीं, हम तो रिपोर्टर ही नहीं। अगर अतीक पे बात नहीं की, असद पे बात नहीं की, सभी पार्टियों के लोग गांधी पे बात कर लें, कहो तो गांधी पे बात कर लें, और कहो तो अंबेडकर पे बात कर लें, और कहो तो तुम्हारे लिए असद पे बात कर लें। जिस पे कहो उसी पे बात कर लेंगे सर। तो तुम तो हरफन मौला हो, फ्री हीटर हो, तुम किसी पे बात कर लोगे, लेकिन मेरे लिए ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं आया था। जी, समाजवादी पार्टी सर, हाँ सॉरी जी। देखिए, जिसने भी आपसे कहा, पहली चीज समझ लीजिए, मैं ऑपोजिशन से हूं और कम्युनिस्ट पार्टी से हूं। और नहीं, सुन लो पहले भाई साहब, सुनो। मैंने अपनी डिबेटों में जब मुझे बोलने नहीं दिया जाता था, मेरा फीडर डाउन कर देते थे, माइक ऑफ हो जाते थे। मैंने उन डिबेटों में कैमरे तोड़े हैं, माइक फोड़े हैं। मैं सुनिए सर 20 डिबेट से उठ के गया क्योंकि मेरे साथ न्याय नहीं होता था। आप जो कह रहे थे ना कि रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलते थे, एंकर था। लेकिन दूसरी बात सुनिए, इस शो में मैं ऑपोजिशन से हूं, हर शो में बोलने का मौका मिला, प्रॉपर एयर टाइम मिला, हर सवाल पे बोला मैं, हर इशू पे बोला मैं। तो यह जरूरी नहीं होता कि एंकर एक तरफ से बैटिंग करे,
अगर एक एंकर, एक चैनल, एक प्रोग्राम में अपोजिशन के नेताओं को खुल के मुद्दे उठाने का समय मिलता है, चांस मिलता है बोलने का, तो मेरे ख्याल से वो एंकर प्रतीक त्रिवेदी निष्पक्ष है। थैंक यू सो मच। अब ये मत सोचिएगा दिमाग में कि ये पहले ही से सेटिंग थी हमारी कि मैं तुम्हारी तरफ माइक लेके जाऊंगा, तुम धीरे से रोना, तुम धीरे से मुस्कुराना और तुम अपने सवाल, मैं भगाऊंगा बहुत जोर से तुम्हें। जी मालूम है वो क्यों तड़प रहा है? उसे आज ही वायरल हो जाना है, 400 मिलियन हो जाने हैं उसी के आज ही से। हर आदमी का एड्रेस ये है कि तुम्हारे पास कितने फॉलोअर हैं। घर में अपने आदमी नहीं मिलेंगे, फॉलोअर जरूर मिल रहे हैं आदमी। समाजवादी पार्टी आया, रुको ऑटो वाले। लोकतंत्र के काम की मात्र एक पहचान, कैसा जीवन जी रहा निर्धन श्रमिक किसान, ये लोकतंत्र की पहचान है। जब सत्ता में रहा करो तब भी ऐसी ही बात किया करो। सत्ता में तो बात तो ये भी कर रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ मिली? अपनी बात करो ना। सबसे बात, हाँ। इनका लोकतंत्र ऐसा है कि जब शुभेंदु अधिकारी इनकी गोद में बैठ जाता है आकर के, तो वो शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी बन जाता है। इनका लोकतंत्र ये है जब नारायण राणे इनके खुद किरीट सोमैया कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन केंद्र में मंत्री बना बैठा है, और कर्नाटक में जब इनका मंत्री 8 करोड़ रुपए पकड़े। देखिए देखिए आप भाषा पे अपना नियंत्रण मत खोलिए। आप रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, समाजवादी पार्टी के। बना बैठा है नहीं, बने बैठे हैं। जी 16 तारीख मैं बहुत देर में आया, लेकिन मैं आपका साधुवाद देता हूं। मैंने निमंत्रण देर भेजा आपको, लेकिन निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए। अब ये बताइए कि आप तो कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप ही थे तो सड़क पे लेट जाते थे रजाई पे लेके, कहते थे नहीं। अब क्या करेंगे आप? मोदी जी के 3 भाई, ईडी, अडानी और सीबीआई। तीसरा भाई सीबीआई को भेज दिया गया है, फिर ईडी को भेजा जाएगा, और अडानी इनके भाई के खिलाफ विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर ये बताया कि जिन जिन देशों में नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने दोस्त अडानी के लिए धंधा लेकर आते हैं, उस दिन से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। जब से उन्होंने बताया कि लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, जिस दिन से बताया, देखिए बौखला गए। हम अडानी पे बात करेंगे, हम अडानी पे बात करेंगे तो अब्दुल पे बात करेंगे। बौखला गए, बौखला गए, बौखला गए। आराम से ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है मैथल? आराम से ना, आराम से। वो बोल रहे हैं ना, वो तो चुपचाप बैठे रहे, एक बार भी बीच में नहीं बोले। अब बोलो। देखिए प्रतीक जी, बहुत सारी बातें ये करी, इन्होंने एक बात बोली, आप अंडरलाइन कीजिए। मोदी जी जहां जहां जिस जिस देश में भी जाते हैं, वहां से भारतीय उद्योगपतियों के लिए बिजनेस लेके आते हैं और भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी को 16 तारीख को नोटिस आया है। उनसे पूछा जाएगा कितने किलो घी आपने पचा लिया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया मतलब 1 किलो घी, ये अरविंद केजरीवाल जी का कौन? मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ। सर मैं आया, कहां से आए आप? जम्मू से। जम्मू से, जी मैम बताइए। एक जंगल में जैसे एक तरफ सारे जानवर है, एक तरफ शेर है, ठीक है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जंगल में नहीं मैडम, वो शेर नहीं है ना। अगर वो शेर होता तो छुप के बात नहीं करता, मीडिया पे आए। भाई देखिए भाई, एक बार ऐसे नहीं है, बात हो लेने, जनता ही है, वो भी बोल रही, मैं किसी का नहीं। हाँ जी, आपके हिसाब से जंगल में एक शेर है, बाकी सारे जानवर। आपका कहना है कि शेर नहीं है। जी ठीक है, सारी बात आनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल बड़े वेरी क्विक कि विपक्षी एकता होगी कैसे? और 16 तारीख को मैं एक सवाल रख रहा हूं, 16 तारीख को सारे लोग सीबीआई जाएंगे कि एक ही जना जाएगा, जिसको बुलाया वही? कल नीतीश कुमार शहर में थे, अजय भवन में थे, डी राजा के साथ थे, येचुरी साहब के साथ पहले थे। बैठकें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं। विपक्षी एकता होगी, सरकार बदलेगी। विपक्ष की बारात तैयार है, फिर एक बार दूल्हे का इंतजार है। विपक्ष की बारात तैयार है, फिर एक बार दूल्हे का इंतजार है। जी प्रतीक जी, ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि जैसे उस भाई ने पूछा कि पंजाब में जो हुआ आतंकी हमला बोलूंगा,
उसके आज तक हम लोगों को वो गुनहगार नहीं मिले। वो देवेंद्र सिंह को भी हम लोग भूल जाते हैं। मीडिया ने क्यों जम्मू कश्मीर के देवेंद्र सिंह के बारे में बात करने से मना कर दिया? और आपने